हेलो दोस्तों, अब इंतज़ार हुआ ख़त्म। आज से आप सभी को मिलेंगी मैथ्स पेडागोजी की सभी क्लासेस, वो भी आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रैफिक मैथ्स पर। दोस्तों, जो मैथ्स का पेपर होता है ये आता है 30 नंबर का, और 30 में से आपके 15 नंबर का आता है न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस और 15 नंबर की पूछी जाती है पेडागोजी। तो आज से हम आपको पेडागोजी पढ़ाएंगे और इस तरह से पढ़ाएंगे ताकि आप 15 में से 15 नंबर ला पाएँ। और अगर हम बात करें न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस की, तो हम इससे पहले अपने यूट्यूब चैनल पर न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस की वीडियोस बना चुके हैं। तो अगर आपको देखना है तो आप यूट्यूब पर ट्रैफिक मैथ्स सर्च करें और हमारे चैनल से वो सारी वीडियोस देख लें प्लेलिस्ट में जाकर। देखिए, इस तरह से हम उन वीडियोस को देख सकते हैं। जाएं और यूट्यूब पर सर्च करें ट्रैफिक मैथ्स, तो आपके सामने हमारा चैनल आ जाएगा। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप यहाँ से इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो पाए और सारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचें। इसके बाद में आप यहाँ पे इसे ओपन कर सकते हैं और हमारी वीडियोस की प्लेलिस्ट में जाके यहाँ से आप सीटेट की जितनी भी वीडियोस अभी हमने बनाई है न्यूमेरिकल क्लासेस की, वो सारी वीडियोस आप यहाँ से देख सकते हैं और चीज़ों को बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं। तो जो आपका पेडागोजी का सेक्शन होता है आपके हर सब्जेक्ट में होता है। अगर हम बात करें हिंदी या सीडीपी की, तो हर एक सब्जेक्ट में आपके पेडागोजी के क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो क्या करें, हम लोगों को क्या करना चाहिए, हम लोगों को पेडागोजी के बेस को समझना होगा। अगर हम पेडागोजी के बेस को समझ गए, यानी पेडागोजी क्या है और किस तरह से क्वेश्चन इसके आते हैं, अगर उन चीज़ों को समझ गए तो फिर हम पेडागोजी के कहीं भी क्वेश्चन आए हम आसानी से कर लेंगे। तो इन्हीं सब बातों की चर्चा हम आज की वीडियो में करेंगे और इसके अलावा भी हम पेडागोजी का जो भी सिलेबस है मैथ्स में वो सब उसकी बातें करेंगे। और उसके बाद में कुछ ऐसे तरीके भी आपको बताएंगे जिससे आप पेडागोजी के क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छी तरीके से और बिल्कुल एक्यूरेट कर सकते हैं। बस आप सभी लोग वीडियो में लगातार बने रहें ताकि जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपके लिए इस वीडियो में लाई गई आप तक पहुँचे। और आपका ये कर्तव्य है कि आप इस इन्फॉर्मेशन को आपके दोस्तों में भी शेयर करें ताकि वो लोग भी इन चीज़ों को समझ पाएँ और पेडागोजी के क्वेश्चन को बिल्कुल एक्यूरेट कर पाएँ। तो चलिए, इन्हीं सभी बातों के साथ मैं संदीप शर्मा आप सभी का ट्रैफिक मैथ्स पे स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं कि क्या है वो तरीके जिनसे हम पेडागोजी के क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से और एक्यूरेट कर सकते हैं। यानी अब हम सीखेंगे कुछ ऐसे तरीके, कुछ ऐसे सटीक तरीके जिससे पेडागोजी के क्वेश्चंस को बहुत ही जल्दी कर सकते हैं। तो उन तरीकों को सीखें। इससे पहले हम बात कर लें कि पेडागोजी का आखिर सिलेबस क्या है। सिलेबस अगर समझ गए तो आपके लिए पढ़ना आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करेंगे सिलेबस की, और पहला जो टॉपिक है सिलेबस में वो है गणित की प्रकृति। तो अगर हम दोस्तों बात करें गणित की प्रकृति की, तो गणित की जो प्रकृति होती है वो होती है तार्किक। यानी ये क्या करता है, गणित क्या करता है, बालकों के अंदर तार्किक दृष्टिकोण पैदा करता है। बहुत से गणितज्ञ ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। जैसे अगर हम बात करें किसी एक की, तो कहा गया है कि गणित का शाब्दिक अर्थ होता है वह शास्त्र जिसमें गणनाओं की प्रधानता हो, और गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण, ऐसी बहुत सारी परिभाषाएं आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक क्या है, गणित का पाठ्यक्रम में स्थान। तो अगर हम बात करें गणित की पाठ्यक्रम में स्थान का, तो गणित का पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है जो लोगों के अंदर तार्किक दृष्टिकोण पैदा करता है। ठीक है, और इसके अलावा गणित का पाठ्यक्रम में स्थान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि गणित को कक्षा 10 तक कोठारी आयोग ने क्या किया था, बिल्कुल अनिवार्य कर दिया था। और इस वजह से क्या हुआ कि लोगों ने विरोध भी किया कि गणित एक कठिन सब्जेक्ट है और सब लोग क्योंकि व्यक्तिगत रूप से भिन्न होते हैं, इसलिए सबको एक जैसा हम नहीं समझ सकते हैं। ठीक है, और गणित का और मानव का जीवन से मतलब बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। यह एक विज्ञान है और ये विज्ञान के विषयों पर आधारित है, क्योंकि जो विज्ञान होता है वो भी पूरी तरह से गणित पर आधारित है। क्योंकि अगर गणित है तभी विज्ञान है, अगर गणित ना हो तो विज्ञान भी नहीं होगा, आप ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से बात कर ली हमने, गणित का पाठ्यक्रम में स्थान रखना बहुत जरूरी था। अब इसके बाद में अगर हम बात करें गणित की भाषा की, तो गणित की जो भाषा है दोस्तों वो है सुदृढ़ भाषा। यानी इसकी भाषा एक कठोर भाषा है। जैसे कि हम अगर बात करें कि a+b का होल स्क्वायर, आप लोगों ने पढ़ा हुआ क्या होता है, a² + b² + 2ab, ये होता है a+b का होल स्क्वायर। ये गणित की भाषा है। तो a+b का होल स्क्वायर वो हमेशा a² + b² + 2ab ही रहेगा। ये कभी भी ना तो अपने सवाल के अनुसार बदला जाएगा, ना ही कुछ किया जाएगा। ठीक है, तो गणित की भाषा वो ना लचीली है ना कैसी भी है, वो है सुदृढ़ भाषा। ठीक है, तो इसके बाद में हम बात करेंगे चौथे पॉइंट की, क्या है, सामुदायिक गणित। तो सामुदायिक गणित के अंदर दोस्तों वो गणित आती है जो हम अपने आसपास के जीवन में जीते हैं। जैसे कि अगर हम समाज में रहते हैं, समुदाय में रहते हैं, तो वहाँ पर गणित का भी प्रयोग होता है। जैसे अगर हम कोई चीज़ को खरीदते हैं या बेचते हैं, चीज़ों को जोड़ते घटाते हैं, सारी चीज़ें क्या आती हैं, सामुदायिक गणित में आती हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम इनको केवल शॉर्ट में बता रहे हैं आपको। जब हम इनकी अलग वीडियो में बात करेंगे तो विस्तृत रूप से चर्चा आपको सुनने को मिलेगी। ठीक है, अब हम बात कर लें अपने अगले टॉपिक की, जो है गणित में मूल्यांकन। तो गणित में मूल्यांकन की बहुत बड़ी आवश्यकता है। कैसे, गणित में मूल्यांकन का अर्थ है कि मूल्यांकन का अर्थ होता है दोस्तों कि कोई भी प्रक्रिया चल रही है तो उसका अंतिम जो आकलन होता है वो मूल्यांकन होता है। देखिए, एक होता है आकलन, एक होता है मूल्यांकन।
तो जब प्रक्रिया चल रही होती है तो उस समय हम उस चीज़ का करते हैं आकलन, लेकिन प्रक्रिया जब संपन्न हो जाती है तो उस समय हम उसका करते हैं मूल्यांकन। तो ये मूल्यांकन क्या है? मूल्यांकन बिल्कुल अंतिम चरण होता है किसी भी प्रक्रिया के आकलन का, ठीक है। तो इस तरह से हम गणित में मूल्यांकन भी करते हैं और मूल्यांकन की अलग अलग पद्धतियाँ होती हैं, उस हिसाब से करते हैं। अब हम बात करेंगे हमारे शिक्षण की समस्याएं। तो जब हम शिक्षण करते हैं तो उसमें क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं, इसकी बात अगर हम करें तो कितने शिक्षण के स्तंभ होते हैं? 3 स्तंभ होते हैं हमारा। एक होता है शिक्षक, ठीक है। शिक्षण के दौरान 3 लोग बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, शिक्षण, दूसरा होता है पाठ्यक्रम और तीसरा होता है बालक खुद। तो देखिए इन 3 लोगों में जब भी कोई चीज़ें अगर समन्वय स्थापित नहीं कर पाएंगी तो क्या होगा? शिक्षण में समस्याएं आने लगेंगी। अगर शिक्षण में कोई कमी है, शिक्षक में कोई कमी है या पाठ्यक्रम में कोई कमी है, बालक, इन्हीं 3 लोगों में कोई कमी होगी तो शिक्षण की समस्याएं पैदा होंगी, ठीक है। तो इसके अलावा अगर हम बात करें, हमारा अगला टॉपिक क्या होगा? गणित शिक्षण में त्रुटि विश्लेषण। तो त्रुटि विश्लेषण की अगर हम बात करें दोस्तों, तो जो हमारे बालक होते हैं वो क्या करते हैं? कक्षा के दौरान बहुत सारी नई नई गलतियां करते हैं और कुछ गलतियां रिपीट भी करते हैं। तो नई गलतियां उन लोग बच्चों ने की, क्यों की और किस तरह से की, उन सब का अगर हम विश्लेषण करते हैं तो वो गणित शिक्षण में आता है, उनके त्रुटि विश्लेषण में आता है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में अगर हम बात करें निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण की, तो देखिए इसका मतलब होता है, निदानात्मक का अर्थ होता है कि किसी भी समस्या को पहचानना, यानी समस्या को जानना। समस्या को जानना निदानात्मक शिक्षण के अंतर्गत आता है, यानी जानना। और अगर हम बात करें उपचारात्मक शिक्षण की, तो इसके अंतर्गत आता है कि समस्या को दूर करना, यानी जो भी समस्या बालक के अंदर है उस समस्या को दूर कैसे करें, दूर करना आता है उपचारात्मक शिक्षण में। तो निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षण है। तो ये हमने बात कर ली दोस्तों सिलेबस की। सिलेबस में आपके इतना ही है, इस 8 टॉपिक है जो आपको पढ़ना है, इससे बाहर आपके कुछ भी नहीं आएगा दोस्तों। अब हम बात करेंगे उन तरीकों की जिनसे हम क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से बिल्कुल सही ऑप्शन चूज कर सकते हैं। देखिए कैसे, कुछ हमारे यहाँ पे कीवर्ड्स हमने लिख रखे हैं, कीवर्ड्स हैं, ठीक है। ये कीवर्ड्स क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा है पॉजिटिव कीवर्ड्स, यानी पॉजिटिव का मतलब ये जो शब्द नीचे लिखे हुए हैं वर्ड्स का मतलब शब्द, अगर इन शब्द को अगर हम ऑप्शन में देखें तो हमारा वही ऑप्शन लगभग सही होगा, ठीक है। 99% वही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो अगर किसी ऑप्शन में तार्किक या तर्क पर आधारित कोई बात लिखी हुई तो हमारा वो ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा, ठीक है दोस्तों। और अगर कोई भी ऑप्शन लिखा है वास्तविक जीवन से जोड़ना, मतलब वास्तविक जीवन से रिलेट करके लिखा हुआ है, तो जब हम चीज़ों को वास्तविक जीवन से जोड़ देते हैं तो वही ऑप्शन दोस्तों सही होता है। और इसी को लेकर अगर हम बात करें अधिगम अवसर प्रदान करना, जब हम बालकों को अधिगम अवसर प्रदान करते हैं और किसी भी ऑप्शन में ये वाला ऑप्शन होता है तो वही ऑप्शन दोस्तों ठीक होता है। इसके बाद में अगर हम बात करें व्यापक विकल्प की, तो जब व्यापक विकल्प की बात होती है तो इसका अर्थ है कि जब भी कोई 4 विकल्प होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, तो उसमें से एक विकल्प ऐसा होता है जो इन तीनों विकल्प को अपने अंदर समेटे हुए होता है। तो इस स्थिति में जो चौथा विकल्प होता है वही सही होता है, तो चौथा विकल्प सही हो जाएगा। व्यापक विकल्प वाली बात हो गई। और गणितीय समझ और चिंतन, यही मतलब कि गणितीय रूप से हम अगर गणितीय रूप से समझें और चिंतन करें तो हमें व्यापक विकल्प मिल ही जाएगा, ठीक है। और इसके बाद में एक बहुत ही फेमस लाइन है बाल केंद्रित, बालक पर केंद्रित, मतलब चीज़ों को हमें इस तरह से सिलेक्ट करना है पेडागोजी में वो बालक पर केंद्रित हो, मतलब बालक को किसी भी तरह का नुकसान नहीं होने देना है और आपका आंसर बिल्कुल एक्यूरेट हो जाएगा, ठीक है। और उसकी प्रगति पर ध्यान रखना है। इसके बाद में खोज आधारित होते हैं, यानी कि जिसमें खोज की बात की जाती है तो वो सारे हमारे पॉजिटिव वर्ड्स होते हैं, यानी वो ऐसे शब्द होते हैं जो ऑप्शन को सही, बिल्कुल सही ऑप्शन को शो करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये खोज आधारित वाली बात हो गई। इसके अलावा कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं दोस्तों जो अगर ऑप्शन में होते हैं तो हमें उन ऑप्शन को बिल्कुल भी नहीं लेना होता, जैसे कि नेगेटिव वर्ड्स जिन्हें बोलते हैं। तो नेगेटिव वर्ड्स हमारे वो वर्ड्स होते हैं जो अगर ऑप्शन में हो तो उस ऑप्शन को हमें बिल्कुल या कभी नहीं लेना है। तो उच्च कक्षाओं के लिए अगर ये ऑप्शन में दिखे तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा, क्योंकि उच्च कक्षाओं की बात हम नहीं करते हैं। जब भी बच्चे को पढ़ाते हैं तो हम उसे उच्च कक्षाओं के लिए नहीं पढ़ाते हैं, नहीं कहते हैं कि उच्च कक्षाओं में जाओ तो ये करो वो करो, ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। दंड देने की बात बिल्कुल भी नहीं होती। तो ये अगर ऑप्शन में है तो आपको इन ऑप्शन को नहीं लेना है। इस तरह से आप ऑप्शन को काट करके, मतलब जब भी आप क्वेश्चन को करें तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 ऑप्शन है, तो अगर आपको सही तरीका नहीं पता है तो आप इस तरह से सोच सकते हैं कि ये वाला गलत है तो नहीं हो सकता, इस तरह से ये गलत है नहीं हो सकता, ये वाला भी गलत है नहीं हो सकता, तो आपका जो बचेगा वही सही आंसर होगा। तो आप इस तरह से भी क्वेश्चन को करने का तरीका सीखें, ठीक है। इसके बाद में अगर इस तरह के कोई शब्द हुए, जैसे कि एक शब्द है केवल, ही, मात्र, एकमात्र, अगर इस तरह के शब्द किसी भी विकल्प में होते हैं तो वो विकल्प हमारा ऑप्शन में नहीं, वो आंसर में नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये भी हमारे आंसर में नहीं होते हैं। रटना, याद करना, कंठस्थ करना, ये भी हमारे आंसर में ऑप्शंस नहीं हो सकते, ठीक है।
दोहराना, प्रलोभन देना, ठीक है, ये सब चीज़ें हमारे ऑप्शंस में नहीं होगी, ठीक है, सब निगेटिव वर्ड्स हैं। तो ए अगर किसी भी ऑप्शन में आपको मिले तो आपको वो ऑप्शन बिल्कुल भी चूज नहीं करना है, अन्यथा आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। हतोत्साहित करना, तुलना करना, लैंगिक पक्षपात, सीमितता यानी सीमित कर देते हैं चीज़ों को, तो ये भी नहीं होता है। ग्रेड एवं रैंकिंग की बात भी बिल्कुल नहीं होती है, ठीक है। जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो इसलिए नहीं पढ़ाते हैं कि उनकी रैंकिंग को निर्धारित करें, ग्रेड को निर्धारित करें, बल्कि हम उनके अंदर एक समझ डेवलप करना चाहते हैं, तर्क डेवलप करना चाहते हैं, ठीक है। और व्यावसायिक बनाने के लिए कि हम बच्चों को पढ़ाते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको ऑप्शन में मिलती हैं तो वो ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा, तो आपको उसे देखते ही रिजेक्ट कर देना है, ठीक है। तो ये सारे आपके कीवर्ड्स थे, इन कीवर्ड्स की हेल्प से आप काफ़ी हद तक क्वेश्चंस को बिल्कुल सही कर सकते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये बात अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये बात अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि कोई भी वीडियो मेरे द्वारा जो अपलोड की जाए वो आप तक सबसे पहले पहुँचे, ठीक है। और इसके बाद में अगर हम बात करें, कुछ और फैक्ट्स हैं जिनसे आप क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सही कर सकते हैं। देखिए उन फैक्ट्स की भी बात कर लेते हैं। तो जो हमारा पहला फैक्ट है वो क्या है? पहला फैक्ट दोस्तों हमारा है कि मूर्त वास्तविक, यानी पहला फैक्ट में हम बात करेंगे जो मूर्त होता है यानी वास्तविक। मूर्त का मतलब होता है जो चीज़ें हमारे सामने होती हैं, जिन चीज़ों को बच्चा देखता है अपनी लाइफ में, वो सारी चीज़ें मूर्त होती हैं। जैसे अगर हम बात करें एक हमारे पास सेब है, तो बच्चे के पास सेब है तो वो एक सेब उसके लिए मूर्त अवस्था में है, और चित्र की अवस्था में होता है कि जब फिर मूर्त से ही वो सीखता है चित्रों के रूप में। जब उसने सेब देख लिया, उसके बाद में वो सेब को किताब में बना हुआ देखेगा, चित्र देखेगा, तो उसके अंदर थोड़ी समझ और डेवलप होगी चित्रों की, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर हम उसे कहानी में प्रयोग करके भी इन सब चीज़ों के बारे में बताएंगे तो वो कहानी में भी समझ पाएगा, और जब ये सारी चीज़ें वो सीख जाएगा तब उसके बाद में हम उसे अमूर्त चीज़ की ओर ले जाएंगे, यानी अमूर्त चिन्ह की ओर ले जाएंगे। फिर हम उसे कहानी में कोई और फल बता देंगे जो उसने अभी तक नहीं देखा है, तो उससे वो समझ लेगा कि जब आम ऐसा होता है या अमरूद ऐसा होता है, सेब ऐसा होता है, तो वो भी ऐसा होगा। तो वो चीज़ों को ऐसे रिलेट करके समझ पाएगा, यानी मूर्त से अमूर्त की ओर। इस पर आधारित अगर कोई ऑप्शन आपको मिल रहा है तो आप इस पर आधारित ऑप्शन को बिल्कुल सही कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में हमारा दूसरा जो फैक्ट है वो है मानसिक चित्रण, यानी यहाँ पे हम मानसिक चित्रण की बात करेंगे। मानसिक चित्रण का मतलब कि अगर हम अपने अंदर कोई भी चित्र मतलब मानसिक पटल पर बना लेते हैं तो उसके हिसाब से क्वेश्चन को कैसे करेंगे। जैसे मानसिक चित्रण का मतलब एक हमारे पास ये रेक्टेंगल है, ठीक है, ये रेक्टेंगल है, और एक हमारे पास ये शंकु है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास रेक्टेंगल, ये शंकु है, तो हम हमारे मानसिक पटल पर ये बात छप गई कि इस तरह का रेक्टेंगल होता है, इस तरह का शंकु होता है, ठीक है। अगर हम विश्लेषण करें तो विश्लेषण कैसे करेंगे? विश्लेषण करेंगे कि इसमें 4 भुजाएं होती हैं, इसमें 3 भुजाएं होती हैं, ठीक है, विश्लेषण हो गया। और इसके बाद में अनौपचारिक निगमन क्या होता है? अनौपचारिक निगमन का मतलब होता है कि हमें बताएंगे इसमें 4 भुजाएं हैं, ये छोटी भुजाएं, ये बड़ी भुजाएं, मतलब हम बिल्कुल क्लियर नहीं बता पाएंगे उसकी लंबाई कितनी है, कितने सेंटीमीटर, ये सब जब ये चीज़ें नहीं कर पाते हैं तो उसको कहते हैं अनौपचारिक। जब हम कहते हैं छोटा, बड़ा, भारी, हल्का, ये सारी चीज़ें अनौपचारिक निगमन में आती हैं। इसी के बाद अगर हम बात करें औपचारिक निगमन की, तो औपचारिक निगमन में आती हैं बहुत सारी चीज़ें। अगर हम इन्हीं को बता दें कि एक जो शंकु है हमारा, इस शंकु की लंबाई जो है इतनी है, और ये गोला है इसकी रेडियस इतनी है, ये वर्ग है इसकी भुजा इतनी है, बिल्कुल सेंटीमीटर में एक्यूरेट बता दें तो वो औपचारिक निगमन हो जाता है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक हमारी सारी बातें समझ में आई होंगी। तो इन सभी चीज़ों का प्रयोग करके आप क्वेश्चंस को लगभग 99% क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप इन्हीं तरह से क्वेश्चन को करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि लिखा है गणित कैसे पढ़ाया जाए। तो गणित पढ़ाई जाने की विधियाँ होती हैं जिन्हें कहते हैं शिक्षण विधियाँ। तो यहाँ पे कुछ शिक्षण विधियाँ लिखी हुई हैं जिनकी हम बात कर लेते हैं। देखिए पहली शिक्षण विधि लिखी हुई है आपके सामने, जिसका नाम है आगमन विधि। तो आगमन विधि में दोस्तों हम किस तरह से बात करते हैं? आगमन विधि में हम बात करते हैं कि हम उदाहरण से शुरुआत करते हैं। आगमन विधि में शुरुआत करते हैं उदाहरण से, और उदाहरण के हिसाब से हम अपने कार्यों को करते हैं, यानी अपने जो भी सवाल हैं उनको करते हैं। और अगर वो सारे सही होते जाते हैं तो हम फिर बता देते हैं, उदाहरण से एक नियम बना लेते हैं कि ये नियम बिल्कुल सही है, इस उदाहरण से प्रूफ मतलब हो गया। तो हम इसमें उदाहरण से नियम की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये एक मनोवैज्ञानिक विधि है और एक स्थायी विधि है, यानी इसके द्वारा प्राप्त ज्ञान स्थायी रहता है, ठीक है। इसके बाद में अगर हम बात करें हमारी निगमन विधि की दोस्तों, तो निगमन विधि एक ऐसी विधि है जिसके अंतर्गत हमारे पास नियम होते हैं, और नियम पर बेस्ड हम नियम पर बेस्ड सवालों को करते हैं और फिर विभिन्न उदाहरणों को पेश करते हैं, और ठीक है। तो यहाँ पर हम नियम की बात करते हैं, तो ये एक ऐसी विधि हो गई जिसमें हमें याद करना पड़ता है, थोड़ा रटना पड़ता है, तो ये रटने वाली विधि आती है। इससे प्राप्त ज्ञान अस्थायी होता है इसीलिए, ठीक है। तो ये हमारी हो गई निगमन विधि। इसके बाद में अगर हम बात करें हमारी अगली विधि है व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि काफ़ी हद तक बहुत अच्छी विधि है, क्योंकि इसमें हम बात करते हैं चीज़ों को समझते हैं और मतलब बोलते हैं इस तरह से कि चीज़ों को मतलब डिस्क्रिप्टिव तरह से लेते हैं, ठीक है।
तो ये व्याख्यान विधि है। इसके बाद में अगर हम बात करें, अगली है हमारी विश्लेषण विधि। विश्लेषण विधि, विश्लेषण और संश्लेषण, ये दो विधियाँ होती हैं। इनका मतलब होता है दोस्तों, बिल्कुल सही से आप समझ लें, जब हम चीज़ों को इकट्ठा करते हैं, जब हम चीज़ों को इकट्ठा पास पास रख लेते हैं तो ये होती है संश्लेषण विधि। और जब हम चीज़ों को दूर दूर मतलब अलग अलग करके पढ़ते हैं, ऐसे अलग अलग करके पढ़ते हैं, तो ये होती है विश्लेषण विधि। तो विश्लेषण विधि में दोस्तों हम पढ़ते हैं चीज़ों को बिल्कुल अलग अलग करके, विभाजित करके। अगर हमारे पास कोई चीज़ है तो हम उसको अलग अलग कर लेंगे, तब हम उसके बारे में सटीक रूप से पढ़ेंगे। जैसे अगर हम बात करें कि किसी भी रासायनिक समीकरण को अगर हमें पढ़ना है तो उसके हर एक, जैसे कि अगर हमें ग्लूकोज के बारे में पढ़ना है तो हम कार्बन C6H6 और O12 होता है इसका फार्मूला, तो हम इसमें सबके बारे में अलग अलग पढ़ेंगे। तो ये विश्लेषण विधि हो गई। इसके बाद में अगर हम संश्लेषण विधि की बात करें तो इसमें हम चीज़ों को इकट्ठा करके पढ़ते हैं। जैसे इस तरह के क्वेश्चन भी सीटेट में पूछे जाते हैं कि 4 किलो सेब हैं, 3 किलो अनार हैं, 5 किलो संतरा, इन सब का मूल्य है अलग अलग, फिर संयुक्त रूप से इसका मूल्य कितना होगा। तो ये हम सब पढ़ते हैं संश्लेषण विधि में। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो में सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। और इसके बाद में हम बात कर लें अगली हमारी जो विधि है वो है प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि के अंतर्गत हम जो लेबोरेटरी होती है उसमें हम प्रयोग करते हैं, और इसमें हमारा जो शिक्षक होता है वो हमारी मदद करता है प्रयोग करने में, चीज़ों को समझने में। और इसके बाद में है अनुसंधान विधि। इसके अंतर्गत यानी ह्यूरिस्टिक मेथड, इसके अंतर्गत बालक खुद खोज करता है और खोज के द्वारा सीखता है, यानी अपने आप बालक खोज करेगा और उसके द्वारा ही सीखेगा। इसके बाद में अगर हम बात करें तो है समस्या समाधान विधि, यानी समस्या समाधान विधि। इसके अंतर्गत जब हमारे पास समस्या आती हैं तो हम समस्या का समाधान करते हैं, और जब हम समाधान करते हैं तो कुछ समाधान ऐसे होते हैं जिनसे हम चीज़ों को बहुत ही हद तक सीखते हैं। कहने का मतलब वही है कि जब तक हम गलती नहीं करते तब तक सीखते नहीं है। तो वही है समस्या समाधान विधि, यानी कोई भी हमारे पास समस्या आई तो उसका समाधान से हम काफ़ी कुछ सीखते हैं। ठीक है, तो ये सारी हमारी विधियाँ हैं जिनके प्रयोग से हम गणित शिक्षण को संपन्न करते हैं, और बहुत ही अच्छे से गणित शिक्षण से हम लोगों को सिखा पाते हैं। अब इसके बाद में अगर हम कुछ और बात कर लें TLM की, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स। ये मटेरियल्स ऐसा होता है जिससे हम शिक्षण को और अधिक स्थायी बना सकते हैं। ठीक है, इसमें हम बात करेंगे TLM में सबसे पहले है दशमलव संख्या, यानी दशमलव संख्याएं अगर हम सीखना चाहते हैं तो इसके लिए हमें सीखना होगा ग्राफ पेपर और संख्या चार्ट, यानी संख्या चार्ट और ग्राफ पेपर की मदद से हम दशमलव संख्याओं को बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं। और एक गिनतारा एक होता है खेल की तरह। ठीक है, बच्चों को समझाने के लिए हम गिनतारा से स्थानीय समझ उनके अंदर डेवलप करते हैं। ठीक है, इसी ज्यामितीय संकल्पनाएं होती हैं। ठीक है, ज्यामितीय संकल्पनाओं के लिए जियो बोर्ड और ग्राफ पेपर से हम बहुत अच्छे से बच्चों को समझा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी की बात अगर हम आगे करें तो इसके बाद में हम बताएं कि भिन्न होते हैं। भिन्नों को समझाने के लिए संख्या चार्ट, संख्या रेखा, इन सब चीज़ों से हम भिन्नों को समझा सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने दोस्तों बात कर ली TLM की, यानी TLM के बाद में बात की शिक्षण विधियों की। इसके बाद में कुछ फैक्ट्स बताए हमने आपको, फिर हमने कुछ कीवर्ड्स बताए जिनसे आप पेडागोजी के क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से और लगभग सटीक तरीके से सही कर सकते हैं। उसके बाद में सिलेबस की भी बात कर ली। तो इतनी सारी हमने बातें आज की वीडियो में की। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको सारी चीजें जितनी भी इसमें बताई गई हैं बहुत ही अच्छे से समझ में आई होंगी, और पेडागोजी करने का सही तरीका आज आपको पता लगा होगा। आप इस बात को कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो अच्छी लगी, और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और चैनल को शेयर भी करें ताकि और लोग भी इस चैनल से जुड़ पाएं और पेडागोजी को समझ पाएं कि कैसे हमें पेडागोजी के क्वेश्चंस को करना होता है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें हमारी आने वाली क्लास, यानी जो अगली क्लास होगी उसमें हम क्या बात करेंगे, तो अगली वाली क्लास में हम बात करेंगे जो हमने अभी सिलेबस आपको बताया, इन्हीं सिलेबस में से किसी एक टॉपिक पर हम क्या करेंगे, हम 15 क्वेश्चंस की वीडियो लेके आपके सामने आएंगे, जिसमें हम 15 क्वेश्चंस आपको कराएंगे और उन क्वेश्चंस में आने वाली सारी दिक्कत को आपकी समझाएंगे, मतलब बिल्कुल समझा के आप क्वेश्चंस कराएंगे। क्योंकि हमारा ये मानना है कि अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा थ्योरी की अपेक्षा, क्योंकि थ्योरी नहीं आती है, आपको क्वेश्चंस करना है, और जब भी थ्योरी की जरूरत पड़ेगी हम आपको थ्योरी भी कराएंगे। तो इस तरह से आपकी आने वाली वीडियोस होंगी जिसमें हम क्वेश्चन की बात करेंगे, और हर एक वीडियो में 15 क्वेश्चन का कलेक्शन होगा, और बिल्कुल सटीक क्वेश्चन होंगे जो एग्जाम में पूछे जाएंगे, वही क्वेश्चन, फालतू के क्वेश्चन आपको नहीं देखने को मिलेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी तैयारी आपके लिए बेस्ट रहेगी, बस आप सभी लोग अपना पूरा सपोर्ट करें ताकि हम आपको और अच्छे से तैयारी करा सकें, क्योंकि हमने जो आपसे वादा किया है 30 आउट ऑफ 30 वो हम पूरा करके रहेंगे। आप बिल्कुल इस बात से निश्चिंत रहें, और आप इस चैनल से जुड़ जाइए अगर आप अभी तक आप इस चैनल से जुड़े नहीं हैं। तो इन्हीं बातों के साथ आज की क्लास में बस इतना ही, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।